महानायक। लीजिए प्रस्तुत है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन पर आधारित विश्वास पाटिल के सुप्रसिद्ध उपन्यास महानायक पर आधारित रेडियो नाट्य धारावाहिक। नाट्य रूपांतरकार हैं मनोज भटनागर। संगीतकार हैं उस्ताद इकबाल अहमद खान। निर्माता और निर्देशक हैं वीरेंद्र शर्मा। तो लीजिए सुनिए धारावाहिक महानायक की 12वीं कड़ी। उस समय दुनिया को लग रहा था कि ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध जापानी मदद से सशस्त्र संघर्ष छेड़ना ही नेताजी का एकमात्र उद्देश्य रह गया था। परंतु राजनेता के साथ साथ वो एक राजनीतिज्ञ भी थे। उनके मन में स्वतंत्रता से पूर्व ही भारत को सुदृढ़ बनाने की ललक भी थी। 21 अक्टूबर 1943 सिंगापुर का कैथे सिनेमा हॉल नववधु की तरह सजा हुआ था। वहां नेताजी एक विशेष घोषणा करने जा रहे थे। साथियों, मैं आज 21 अक्टूबर 1943 को आजाद हिंद सरकार के गठन की घोषणा करता हूं। मैं सुभाष चंद्र बोस परमेश्वर को साक्षी मानकर शपथ लेता हूं कि अपने देश की 38 करोड़ जनता को बंधन मुक्त कराने के लिए मैं अपनी जी जान लगा दूंगा। साथ ही मैं इंग्लैंड और अमेरिका इन दोनों राष्ट्रों के विरुद्ध युद्ध छेड़ने की घोषणा भी करता हूं। और अब मैं ऐलान करता हूं आजाद हिंद सरकार के मंत्रिमंडल का युद्ध और विदेश विभाग मेरे पास ही रहेगा। महिला विभाग की मंत्री होंगी कैप्टन लक्ष्मी और अर्थ विभाग कर्नल चैटर्जी। ये निप्पो रेडियो है। आज जापान के मंत्रिमंडल ने महान हिंदुस्तानी नेता नेताजी सुभाष चंद्र बोस की अस्थायी आजाद हिंद सरकार को मान्यता देने का निर्णय किया। प्रधानमंत्री तोजो और सम्राट हिरोहितो ने आजाद हिंद सरकार के प्रधानमंत्री श्री चंद्र बोस का अभिनंदन किया। प्रधानमंत्री तोजो महोदय, मेरी एक और महत्वपूर्ण मांग है आपसे। बेझिझक कहिए प्राइम मिनिस्टर बोस। अंग्रेजों के पिट्ठू बिन राजधानी का राजा कहकर मेरा उपहास करते हैं। अगर आपके अधिकार में स्थित हमारे देश का भूप्रदेश हमें मिल जाए तो आपके भारत प्रेम की खुली प्रशंसा करते हुए मैं भी अपने आलोचकों को मुंह तोड़ जवाब दे सकूंगा। आपका कौन सा भू क्षेत्र हमारे कब्जे में है? हमारे अंडमान और निकोबार द्वीप। ठीक है, उन्हें भी आपको सौंपने की व्यवस्था कर दी जाएगी। चंद्रा बोस, आपकी तैयारी और जिद किसी को भी हैरत में डाल सकती है। और बोलिए, और क्या किया जाए आपके लिए? बस इम्फाल अभियान को शीघ्र शुरू करने का आदेश जारी कर दें। उसमें भी अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। शुक्रिया। शहनवाज, तुम रेजिमेंट लेकर फौरन निकल पड़ो। सर। मेनियो में जनरल मूतागुची तुम्हारे इंतजार में हैं। वहां पहुंचते ही तुम्हें रणभूमि में कूद पड़ना है। जी सर। कुछ जापानी अधिकारियों को ऐसा लगता है कि सिंगापुर में अंग्रेजों के लिए युद्ध करते हुए हिंदुस्तानी सैनिकों का मनोबल एक बार टूट चुका है, इसलिए वो हौसले के साथ नहीं लड़ेंगे। पर तुम्हें अपने कर्म से सिद्ध करना होगा कि स्वतंत्रता की लालसा से सुलग रहे ये युद्धबंदी किस वीरता से अपना नया इतिहास गढ़ते हैं। शानो। सर, आपने मुझे शानो कहा? हाँ, क्यों? सर, आज तक मुझे किसी ने इतने अपनेपन से नहीं पुकारा। शानो, मेरे भाई। लेकिन सुभाष बाबू के प्रति आत्मीयता का परिचय मिला अगले दिन, जब नेताजी मिंगलदान हवाई अड्डे पर आए। नेताजी नीचे उतरिए, यहाँ पासों के जंगल में आकर छिप जाइए। आइए नेताजी। अरे ये बम तो नेताजी के बिल्कुल पास जा गिरा है। नेताजी हैं कि वहां से हट ही नहीं रहे। नेताजी, ये क्या? मेजर भूरेवाल ने चीते की तरह छलांग लगाकर बम को उठा लिया है और उसे नेताजी से दूर फेंक रहा है।
अरे बम तो नेताजी से बहुत दूर जाकर फट गया, लेकिन मेजर भूरेवाल का हाथ बुरी तरह झुलस गया है। लेकिन ये क्या, नेताजी का चेहरा तो भाव शून्य है, जैसे उन पर इस घटना का कोई असर ही ना हुआ हो। हाँ, अरे ये... देखा साथियों, आजादी की राह में कितने जोखिम उठाने पड़ सकते हैं। ऐसे में जो डर गया वो समझो मर गया। सुनो, ध्यान से सुनो। इन बमों की गर्जना में सुनाई देती है तुम्हें मातृभूमि की पुकार। लहू लहू को आवाज दे रहा है। अरे उठो रे दावानल, रण के लिए सजो, उठाओ हाथ में खड्ग, धारण करो तेज का शस्त्र, धारण करो मेजर भूरेवाल का साहस। चलो दिल्ली। शानो सर, तुम तिरंगा झंडा लहराते हुए मोर्चे पर जाने वाले आजाद हिंद के पहले सेनानी हो। सर, ईश्वर तुम्हारा कल्याण करे मेरे भाई। और आप भी अपना ध्यान रखें सर। फिक्र मत करो शाहनवाज। अरे पगले, सुभाष बोस की बलि लेने वाला बम अभी तक ब्रिटिश बारूद खाने में बना ही नहीं है। संघर्ष के लिए मैदान तैयार था। आजाद हिंद फौज और जापानियों के इम्फाल की तरफ तेजी से बढ़ते कदम अंग्रेजों को परेशान किए हुए थे। फिर भी अंग्रेज कोई मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहते थे। उन्होंने इम्फाल, दीमापुर, लीडो वगैरह की रक्षा के लिए 14वीं लश्कर का गठन किया था। दीमापुर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था क्योंकि वहां अंग्रेज सेना के खाद्य भंडार 11 मील दूर तक फैले हुए थे। साउथ एशिया कमांड की कमान तो डिकी माउंटबेटन के ही हाथ में थी, लेकिन असली लड़ाई की जिम्मेदारी जनरल स्लिम के हाथों में थी। जनरल स्लिम, यस, क्या ख्याल है आपका? जापानी इस खारा पहाड़ को पार करके दीमापुर आने का हिम्मत करेगा? नो डिकी, नो। 11-12 हजार फुट का इस सीधा ऊंचाई को पार करने का हिम्मत कौन करेगा? ओके, सोल्जर्स आ भी जाए तो तोपखाना, रसद, गोला बारूद इधर कैसे लाएगा? इम्पॉसिबल, बिल्कुल असंभव है। लेकिन फिर भी तुम्हारे को सावधान रहना होगा। यस। माउंटबेटन की सलाह में दम था। जिस दमखम से आजाद हिंद फौज और जापानी फौज इस ओर बढ़ी चली आ रही थी, उससे कुछ भी असंभव नहीं लगता था। जनरल मुतागोजी, मुख्य रण क्षेत्र में लड़ने का मौका ना पाने से शाहनवाज का पत्र पढ़कर मेरा कलेजा हिल गया है। वो लिखता है, नेताजी, हमारी फौज से कुछ ही मील दूर डकोटा विमान शत्रु सेना पर ऊपर से ताजा भोजन और बिस्कुट के डिब्बों की वर्षा करते हैं, पर इस बाबत मन में कोई भी दुख ना मानते हुए हम सूखी रोटी खाकर जी रहे हैं। क्या इसलिए कि देश की स्वतंत्रता के युद्ध में हमें ही सक्रिय हिस्सा ना लेने दिया जाए? मिस्टर बोस, आपके लिए खुशखबरी है। टोक्यो के हमारा फौजी मुख्यालय से संदेश आया है कि हम आपको हिंदुस्तान में प्रवेश के लिए तैयार रहने को कहे। साथ ही प्रधानमंत्री टोजो ने डाइट में घोषणा की है कि हम जैसे जैसे हिंदुस्तान के प्रदेश जीतते जाएंगे, उन्हें फौरन आजाद हिंद सरकार के हवाले करते जाएंगे। इसलिए अब आप अपनी मातृभूमि पर कदम रखने के लिए तैयार रहिए। सर माउंटबेटन सर, खबर मिला है सर कि जनरल साटो का 31st डिवीजन का 20,000 सिपाही कोहिमा का पहाड़ी का चोटी पर पहुंच गया है। अब इम्फाल का कोई खबर? यस सर, जापानी फौज का 2 डिवीजन का साथ आजाद हिंद फौज का गांधी डिवीजन भी उधर ही बढ़ रहा है सर। उसका कमान जमन कियामी नाम का मुसलमान का हाथ में है सर। इधर हम हिंदुस्तान का हिंदू मुस्लिम में फूट डालता है, उधर बोस एक मुस्लिम को डिवीजन, वो भी गांधी डिवीजन का कमान सौंपता है। ओह गॉड, इस खतरनाक पहाड़ी इलाका में हमारी छाबुआ, लेखापानी, लिडो, जोरहाट का हवाई पट्टियों को ऐसा खतरा पहले कभी पैदा नहीं हुआ था। कोहिमा भी किधर सेफ है सर? अगर दीमापुर उनका हाथ लग गया सर और उन्होंने लीडो को जाट और रेल लाइन काट दिया तो सर सब खत्म हो जाएगा।
Yes, you are right. तुम ठीक कहते रॉबर्ट। माउंटबेटन सर, इस मुश्किल का घड़ी में भी एक खुशखबरी है। खुशखबरी? What? हमारा 17th डिवीजन इम्फाल का तरफ लौटते हुए पूरी तरह जापानी फौज का चंगुल में आ गया था सर। उस जापानी कमांडर को कोई गलत फहमी हुआ, उसका डिटेक्टिव उसको धोखा दिया। उसने अपना चंगुल में फंसा हमारा 18,000 फौजियों को जोने दिया। Oh God! ऐसा गलती जापानीज बार-बार करे। Yes sir. जापानीज कमांड में फूट और जेलसी पैदा हो जाए, तभी इंडिया में ब्रिटिश एम्पायर बच सकता है। बिल्कुल ठीक बोलता सर। कोहिमा के मुहाने पर जा पहुंचे जनरल सातो और मेमियो में सेना की कमान संभाले जनरल मुतागुची के बीच आपसी वैर भाव किसी से छिपा नहीं था। अब वही वैर भाव जापानी सेना के आगे बढ़ने में आड़े आ रहा था। उधर टिडीम को लांघकर मेजर यामामोटो का सैन्य दल बिशनपुर की तरफ बढ़ रहा था। जापानी और आजाद हिंद फौज के सैनिकों को यकीन था कि अगले दिन तक मणिपुर के अमर प्रेमियों खंबा और थोईबी के प्रेम स्थल मोइरांग पर उनका कब्जा हो जाएगा। 15-20 मील की दूरी पर रात में एक शहर टिमटिमा रहा था। अभय, सामने वो जो टिमटिमाता शहर है ना, हाँ? वो है इम्फाल। इम्फाल? क्या हम इम्फाल तक आ पहुंचे हैं? कर्नल शौकत मलिक, तो रास्ते में यहाँ रुकने का क्या फायदा? क्यों ना हम सीधे इम्फाल पर ही धावा बोल दें? पागल है रे तू अभय। अरे उस चौकी की रक्षा के लिए जनरल स्लिम के 3 डिविजन्स आंखों में तेल डाले दिन रात जाग कर पहरा देते हैं। अच्छा। परली तरफ एक रास्ता सिलचर होकर बिशनपुर जाता है। उस सड़क पर एक बड़ा सा पुल अंग्रेजों की सुरक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। मैं इसी फिक्र में हूँ कि उस पुल पर कब्जा कैसे जमाया जाए। मेजर जनरल यामामोटो भी इन्हीं ख्यालों में डूबे हुए हैं, जाग रहे हैं अब तक। मेजर जनरल यामामोटो। हमारा यामामोटो सर से अभी मिलना निहायत जरूरी है। कहा ना, वो थके हुए हैं, अभी उठने वाले नहीं। ओह, कौन है ये लोग? क्यों शोर मचा रहे हैं? देखता हूं। सोल्जर, कौन है? भेजो मेरे पास। ये सर, जाओ। सर। ओह, अब है। क्या है? इतनी रात गए कौन सी आफत आ गई? सर, झूठ नहीं बोलूंगा, मुझे और मेरे साथियों को नींद नहीं आ रही। अरे, इसमें कौन सा नई बात आ गई जो तुम मुझे रात के इस वक्त बताने आए हो? नींद तो मेरी आंखों से भी गायब है। सर, ये सिलचर का पुल ही तो आपके रास्ते का रोड़ा बना हुआ है ना? तुमने सही सोचा अब है। सर आप हमें कुछ शक्तिशाली बम दें, हम उन्हें अपने पेट से बांधकर इस पुल को ही उड़ा देंगे, फिर तो आगे का रास्ता खुल जाएगा ना। ये बम का धमाका कैसा? कहीं ब्रिटिश हमला? नहीं शौकत साहब, ये धमाका किया है अभय और उसके कुछ साथियों ने। क्या? अपने बदन पर बम बांधकर उन्होंने पुल को उड़ा दिया है और मोइरांग पर अब हिंदुस्तानी तिरंगा लहरा रहा है। या अल्लाह, ये हिम्मत मैं क्यों नहीं जुटा पाया? अरे अभय, तूने तो मुझे एकदम बेकार साबित कर दिया, एकदम बेकार। हे माँ दुर्गा, ऐसा विरोचित काम तो भारत का ही कोई सपूत कर सकता है। अभय, तेरा ये बलिदान व्यर्थ नहीं जाने वाला मेरे बेटे। भारत माता की गुलामी की बेड़ियां तोड़ने में जो नौजवान शहीद हुए हैं, उन्हें उनका वतन ही नहीं, ये पूरा विश्व हमेशा हमेशा याद रखेगा, पूजता रहेगा उन्हें। अभय मेरे बेटे। फिर तो अभय की देखा देखी आजाद हिंद फौज के मतवालों ने एक से एक साहसिक कार्य कर दिखाया।
2 मई 1944 की रात को इम्फाल के निकट पालेल हवाई अड्डे पर कब्जा। इम्फाल की पहाड़ियों पर कब्जा। कोहिमा में ब्रिटिश छावनी का पानी काटा जाना। और फिर दीमापुर। लेकिन दीमापुर को लेकर जनरल सातो और जनरल मुतागुची का परस्पर वैर आड़े आ रहा था। क्यों मेजर जनरल मियाजाकी? मुतागुची की तरफ से रसद आने की चर्चा थी, आई क्या? रसद की बात जोते सर गलकर मरने से तो बेहतर है कि लड़ मरे हम सब। इरादा क्या है तुम्हारा? हमें रात में हमला करने का हुक्म दीजिए। हम ऐसे ही घाटी दर्रे लांघते हुए दीमापुर पर धावा बोलते हैं। खुद भी जल मारेंगे और दीमापुर को भी जलाकर खाक कर देंगे। मैं तो हुकुम का गुलाम हूँ। कागज पर लिखा ऐसा कोई आदेश है क्या? जो और जैसा आदेश है मैं तो उसी पर चलता हूँ। आप मेहरबानी करके आगे से अपना कमांडर को अकल सिखाने की बेकार कोशिश मत करना। लेकिन जनरल सतो, खुद जनरल मुतागुची आगे बढ़ते हुए खलेमाफ के पास आ पहुंचे हैं। उनका आह्वान है कि किसी भी कीमत पर लड़ाई जीती जाए। आप झिझकते क्यों हैं? मैं बेवकूफ नहीं हूँ, डरपोक तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, लेकिन किसी बेवकूफ की इच्छा पूरी करने की खातिर मैं अपना डिवीजन की कमर नहीं टूटने दूंगा। उधर तेज बारिश, आंधी तूफान और कीचड़ का सामना करते हुए शाह नवाज खान की सुभाष रेजिमेंट मोरे आ पहुंची थी। इसी बस्ती से हिंदुस्तान की सरहद की शुरुआत होती थी, लेकिन यहाँ भी सातो के आदेश से मेजर फुजीवारा की पलटन कई दिनों से हाथ पर हाथ रखे बैठी थी। आप जापानी लोग हमें मैदाने जंग में लड़ने का पूरा मौका क्यों नहीं दे रहे मेजर फुजीवारा? क्या बताऊं शाहनवाज, अब जो हुआ है वो हमारे 100 साल के सैनिक इतिहास में कभी नहीं हुआ। हमारी फौज में फूट का रोग फैल गया है। मुख्य कमांडर मुतागुची और डिविजनल कमांडर सातो के बीच गहरे मतभेद है। जापानी फौज में ऐसी अराजकता पहले कभी नहीं देखी थी। ये तो बहुत अच्छा है। बढ़ाओ इस chaos यानी अराजकता को स्कून्स। लेकिन जैसे भी हो इस जापानी घेराबंदी को तोड़ो। सर, आजाद हिंद फौज का सिपाही हिंदुस्तानी है। हिंदुस्तानी लालची होता है। वो जो चाहे कबूल करो, लेकिन उसको फोड़ो। यस सर माउंटबेटन। जनरल साहब, आपका भाई कैप्टन नूरा आजाद हिंद फौज के गश्ती दल के हाथ लगा है। नूरा? मेरा छोटा भाई हाथ लगा है? जी शाहनवाज साहब, वो अंग्रेजों को छोड़कर आजाद हिंद फौज में भर्ती होना चाहता है, लेकिन उससे पहले वो आपसे अकेले में बात करना चाहता है। उसे हमारे बीच भेजकर मेरे ही साथ दगाबाजी करने की कोई चाल तो नहीं है अंग्रेजों की? नहीं सर, उसकी कोई फिक्र नहीं। वो है तो हमारी ही हद में। चलो मिल लेते हैं। जी। नूरा भाईजान, मेरे भाई। भाईजान, भाईजान, आपका ये क्या हाल हो गया है? मांस गल गया है, सिर्फ चमड़ी और हड्डियों का ढांचा बचा है। भाईजान, भूखे पेट रहकर दर दर भटकने से यूं आजादी तो नहीं मिल जाएगी? तो फिर क्या करूं? भाईजान, आप देहरादून एकेडमी के अवार्ड विनर हैं। इंग्लैंड का बादशाह बहुत नरम दिल है। आपको अंग्रेज फौज में मेजर जनरल की तरक्की के साथ स्पेशल कमांड मिल जाएगी। अच्छा, इसके लिए मुझे करना क्या होगा? सिर्फ खुले तौर पर कहना होगा कि आप सुभाष बोस के बहकावे में आ गए थे। साउथ ईस्ट एशिया कमांड का मुखिया खुद माउंटबेटन आपके इस्तकबाल के लिए इम्फाल आने को एक टांग पर खड़ा है। ऐसा सुनहरा मौका फिर नहीं मिलने वाला। ओह, वो माउंटबेटन क्या लगता है तेरा? भाईजान,
इंग्लैंड के राजा का एक मामूली सा नौकर, और यहाँ नेताजी हमारे दिलों पर राज करते हैं, बेताज बादशाह की तरह। नूरा, इंग्लैंड के ताज की चाकरी करने के लिए माउंटबेटन और वेवेल जैसे लोग टके सेर के भाव मिलते हैं, लेकिन गुलामी से जर्जर हुए हिंदुस्तान जैसे गरीब देश के उद्धार के लिए सदियों के गर्भ से गांधी, सुभाष जैसे जननायक यदा कदा ही मिलते हैं। थम, बाहर आ। अरे महबूब, तू छिपकर हमारी बातें सुन रहा था जी। और हाथ में ये स्टेन गन, वो क्या करने जा रहा था तू? वो सर, मैं और कर ही क्या सकता था। मैं अच्छा, मान ले मैं नूरा के साथ दुश्मन के कैंप में जाने लगता तो तू क्या करता? मैं कुछ भी नहीं करता। करती तो मेरी ये स्टेन गन आप दोनों का सीना छलनी कर देती। महबूब, भाई तो भाई, अगर मेरा खुदा भी मुझे नेताजी से अलग करना चाहे ना, तो मैं उसे दूर से ही सलाम करके उल्टे पांव रुखसत कर दूंगा। अब तो जब तक जिंदगी है, नेताजी का साथ छोड़ना मेरे लिए एकदम नामुमकिन है। रिचर्ड दिस साइड। रिचर्ड, कोहिमा का घेरा उठा? सर, जनरल स्कोन्स, वो चीमर जापानी लोग गोह का माफिक चट्टानों से चिपका बैठा है। कमबख्त हटाए नहीं हटता। इम्फाल कोहिमा का हाईवे खुला क्या? सर, जिस दिन ऐसा होगा, क्या हम फौरन आपका मदद करने का वास्ते नहीं आएंगे? मतलब ये कि घेरा उठने का कोई उम्मीद नहीं है? बिल्कुल नहीं सर। ठीक है, हम इंतजार करेगा। ओह डैम इट, गोला बारूद खत्म होता जा रहा है बॉल्डविन। सर, सोल्जर्स का राशन पानी भी खत्म हो रहा है। फौज को क्या खिलाएगा? इधर से भाग निकलने का वास्ते कोहिमा का रास्ता भी बंद है। उधर जनरल स्लिम धमकी देता है, फौरन कदम उठाओ नहीं तो सबका कोर्ट मार्शल कर देगा। तो अब ये ट्रली प्रिंटर पर कौन मैसेज भेजता है, जरा देखो तो बॉल्डविन। यस सर। सर, गजब हो गया। अब क्या हुआ? जनरल स्लिम का मैसेज है, लिखा है सिर्फ 4 दिन और इंतजार करो। अगर स्थिति में अनुकूल परिवर्तन नहीं आए तो 7 जून 1944 को जापानी जनरल यामामोटो बीन का आगे सरेंडर कर दो। ओह गॉड, अब तो कोई चमत्कार ही हमारे को बचा सकता है। और फिर एक अनहोनी घट ही गई। मुतागुची के आदेश के बावजूद जनरल सातो ने देश से गद्दारी करते हुए अपनी प्राण रक्षा के लिए कोहिमा से पीछे हटने का फैसला कर लिया। लेकिन एक गद्दार तो ऐसा निकला जिसने इस संघर्ष का पासा ही पलट कर रख दिया। ये गद्दार था आजाद हिंद फौज का मेजर भूरेलाल, वही जांबाज जिसने हवाई हमले में अपना हाथ झुलसाकर नेताजी की जान बचाई थी। वो नक्शों और गुप्त कागजात के साथ अंग्रेजी फौज के साथ जा मिला और जनरल सातो की वापसी की खबर उन्हें सुना दी। अंग्रेजों की बंद तोपों के मुंह खुल गए। उसने पलायन करती जापानी फौज पर कहर ढा दिया। सर चंद्रबोस, मैं एक बुरी खबर लाया है। कहिए, क्या हुआ? मुतागुची की जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास और उसके अधीन अधिकारियों की गद्दारी और बारिश की वजह से जापान की बादशाही फौज हारकर इम्फाल से लौट पड़ी है। क्या कह रहे हैं आप? और हमारी आजाद हिंद फौज? उसके कमांडर्स और फौजियों ने जिंदगी भर वहीं लड़ते रहने का संकल्प लिया है। कवाबे साहब, पीछे हटने का फैसला आपने लिया होगा, मैंने नहीं। दिल्ली की तरफ जाने के अनेक रास्ते हैं। मेरे सैनिक भूत प्रेत बनेंगे, काल भैरव बनकर नाचेंगे। साक्षात मां काली रणचंडी का रूप ले लेगी। इम्फाल कोहिमा के भयानक वनों में हम आगे भी लड़ेंगे, टूटेंगे, फूटेंगे, पर हटेंगे नहीं। एक बार नहीं, 100 बार नहीं। सोच लीजिए चंद्रबोस,
अभी फिलहाल कुछ दिनों के लिए इस संघर्ष को स्थगित कर दीजिए। अमेरिका के B-29 विमान जापानी भूक्षेत्र में घुसकर गांव के गांव तबाह कर रहे हैं। आजाद हिंद फौज को उनकी चपेट में आने से कोई नहीं रोक सकता बोसी। सारी फौज को डुबोने से क्या फायदा? हम तो हट ही गए हैं, आप भी 4 कदम पीछे आ जाइए। लेकिन अस्थायी तौर पर? बिल्कुल, वर्षा खत्म होते ही हम फिर से हमला बोल देंगे। आजाद हिंद फौज के सिपाहियों, अस्थायी तौर पर पीछे हटना यानी भविष्य में 10 कदम आगे बढ़ाने के लिए सिर्फ 2 कदम पीछे हटना। मैं दिल्ली की राह को चूमते हुए ही चिर निद्रा में लीन हो जाना चाहता हूं। सुना साथियों, सूरज को राहु ने डस लिया है, लेकिन उसमें इतनी ताकत कहां कि वो उस दहकते गोले को ज्यादा देर तक अपने पेट में रख पाए। ये बमबारी कैसी? जनरल कियानी, C4th हाईलैंड की एक पूरी बटालियन हमारी गांधी रेजिमेंट की तरफ बढ़ी चली आ रही है। ठीक है, फौज को मोराह लौटने का हुक्म दो, बाद में मांड ले चलेंगे। और जब एक बार वापसी शुरू हुई तो जापानी सेना और आजाद हिंद फौज के कदम पीछे हटते ही गए। नए उत्साह से भरी अंग्रेज सेना ने उन्हें खदेड़ते हुए बर्मा की सीमा पर ही आकर दम लिया। नेताजी ने जापान के नए प्रधानमंत्री काइत्सो को वचन दिया कि आजाद हिंद फौज बर्मा में फंसी जापानी फौज को सुरक्षा कवच प्रदान करेगी। ये काम शाहनवाज, ढिल्लों और प्रेम सहगल के कंधों पर डाल सुभाष बाबू जापान की ओर रवाना हो गए। एक नए युद्ध की तैयारी के लिए या एक हारते युद्ध में अपनी शहादत देने के लिए, ये रहस्य तो भविष्य के आंचल में ही छिपा था। महानायक। अभी आप नेताजी सुभाष चंद्र बोस के व्यक्तित्व और कृतित्व पर आधारित विश्वास पाटिल के सुप्रसिद्ध उपन्यास महानायक के रेडियो नाट्य रूपांतर की 12वीं कड़ी सुन रहे थे। भाग लेने वाले कलाकार थे संजय पांडे, गौरव मारवा, राजेश काम्बोज, प्रवीण शर्मा, राजेश आहूजा, रतनदीप दास, योगेंद्र टिक्कू, सुरचन सिंह, अश्विनी वालिया और सुचित्रा गुप्ता। रेडियो नाट्य रूपांतरकार थे मनोज भटनागर। ध्वनि अंकन रविंद्र सिंह राजावत। संगीत निर्देशक उस्ताद इकबाल अहमद खान। निर्माता और निर्देशक वीरेंद्र शर्मा। धारावाहिक महानायक की अगली कड़ी के साथ फिर भेंट होगी। नमस्कार।